प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 कंपलसरी रिसर्च एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 23 का मिक्स्ड PYQ यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को लाइक सपोर्ट कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। समय व्यतीत न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न आपको बाइलिंगुअल में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक नंबर पर है कि जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे कहा जाता है। ए मनोसामाजिक प्रभाव, बी मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सी जैव सामाजिक प्रभाव, डी पर्यावरणीय प्रभाव। इंग्लिश है इसकी। व्हेन द रिसर्चर सेक्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी इट रेफर्स टू ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बी साइकोसोशल इफेक्ट, सी बायोसोशल इफेक्ट, डी इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा। प्रश्न है कि प्रतिभागी के व्यवहार को जब अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है वह लिंग अध्ययन के संदर्भ में, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ये होगा आपका बायोसोशल इफेक्ट, यानी जैव सामाजिक प्रभाव। ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। Given below are two statements. Statement 1 है the purpose of a blind study is to prevent the participant from figuring out what the experimenter wants. Statement 2 interaction between the experimenter and the participant is always beneficial in social science research. हिंदी इसकी है। कथन 1 ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। ये प्रश्न और यह प्रश्न में आपको ABCD के ऑप्शन से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? ब्लाइंड स्टडी, यह सही है कि ब्लाइंड स्टडी जब हम कभी रिसर्चर जो है वह रिसर्च करने के लिए फील्ड में रहता है तो वह जब स्टडी करता है तो वह दूसरे किसी का भी जो यह है प्रयोगकर्ता मतलब कि रिसर्चर जो है रोकता है उसको कि प्रतिभागी रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। लेकिन वही यह कथन 1 हमारा पूर्णतः सही है, यहाँ कहीं नो डाउट। लेकिन 2 जो कह रहा है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान हमेशा लाभकारी होता है, सदैव ऑलवेज। यह जो है लाभकारी हमेशा नहीं होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो कथन 2 हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है कि स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसमें कौन सा हमारा सही कथन होगा? ABCD विकल्प आपको दिया गया है। बोधगम्य स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग में ये क्या कह रहा है आपको कि
चिंतन और उनके अनुभव के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समीक्षात्मक। यहाँ बोधगम्य में समीक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ उदाहरण के द्वारा दी जाती है। वहाँ यह इस प्रकार कथन हमारा एक जो है यह गलत है। कथन 2 कह रहा है कि स्मरण स्तर पर यानी मेमोरी लेवल पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है। हाँ, यहाँ रटन होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसको किया जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। ये आलोचनात्मक चिंतन यहाँ नहीं होता है। ये दोनों मतलब यहाँ तक भी सही है और यहाँ यह भी कथन आपका सही है, यानी यह कथन सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर है। इसकी इंग्लिश भी है, यह है आपका इंग्लिश। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स encouraging students to think critically and reflect on their learning experience। क्रिटिकली यहाँ नहीं है, तो इस प्रकार यह गलत है। यह रहा आपका ऑप्शन डी आंसर। और स्टेटमेंट 2 है कि टीचिंग एट द मेमोरी लेवल पर यहाँ रटंत स्तर पर, स्मृति स्तर पर इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन। रोट यहाँ उसको रट्टा माराया जाता है, याद कराया जाता है। ऑन एंड डज नॉट इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन यहाँ आलोचनात्मक चिंतक के लिए नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। ए रिसर्चर कंप्यूट सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R1, R2, R3 एंड R4 फ्रॉम 4 डिफरेंट सैंपल्स एंड ऑब्टेन देयर p values 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 respectively. Correlation coefficient significant at 1% level is। हिंदी इसकी है, एक अनुसंधान करता है 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है। तो कौन सा संबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है? यही प्रश्न हमारा है। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? ABCD में यहाँ दिया हुआ है कि R1, R2, R3, R4 की गणना करता है P मान के लिए। तो यहाँ जो है आपका सही विकल्प क्या आ जाएगा? R4 की गणना। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पर। Given below are 2 statement assertion A, experimental research allows you to eliminate the influence of many extraneous factors। Reason है R, in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible। हिंदी इसकी है। अभिकथन है प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ABCD में? तो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में बाह्य कारक को प्रभाव, बाह्य कारक जो हमारा बाहरी फैक्टर है उसको दूर करने की अनुमति यह देता है। यह कथन आपका सही है। कारण कहता है रीजन कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यह भी कथन सही है, क्योंकि यहाँ जो भी मैनिपुलेशन है उसमें जोड़ या घटाव की क्रिया संभव है। इसमें घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह कथन दोनों सही है। और यही इसको यदि बिकॉज लगाकर देखा जाए कि प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण कि बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। हमारा कथन ए की ओर इशारा करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। हम लोग सही आंसर का मिलान देख ले। ये रहा सही आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्राय अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इंग्लिश है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द ट्रांसफर of learning from the situation to another that is conscious and effortful is low road transfer. Statement 2, the authentic often unconscious transfer of learning to another situation is high road transfer. ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा। अधिगम लर्निंग का जो स्थिति है वह सचेतन और सप्रयास अंतरण करता है और निम्न मार्ग में है। तो सचेतन और सप्रयास ये दोनों कहा जा रहा है और निम्न मार्ग में लो रोड में, तो यह स्मृति स्तर पर इस प्रकार की कोई बातें नहीं होगी। यह कथन आपको गलत है। वही कथन 2 कह रहा है कि अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण, अपने आप कैसे उच्च मार्ग में मतलब हाई रोड ट्रांसफर हमारा यहाँ नहीं हो पाएगा। अपने आप, उसमें भी अधिगम की दूसरी स्थिति में अपने आप नहीं होना है, तो यह भी कथन हमारा गलत है। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन बी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण हैं? ए, स्व अनुवीक्षण। बी, अधिगम का स्वामित्व लेना। सी, उपचारात्मक शिक्षण। डी, शिक्षक उन्मुखी। ई, अधिगम का विस्तार। इंग्लिश इसकी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए, सेल्फ मॉनिटरिंग। बी, टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग। सी, रिमेडियल टीचिंग। डी, टीचर ओरिएंटेड। ई, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा? तो स्व अनुवीक्षण यह कथन आपका सही है। स्वनिर्देशित माने खुद से अपने आप को जब हम करते हैं तो इसका लक्षण कौन कौन सा है, इसका कौन कौन सा गुण है, तो ये हमारा स्व अनुलक्षण यानी सेल्फ मॉनिटरिंग, हम खुद को कर पाते हैं कि हम कहाँ हैं। बी है कि अधिगम का स्वामित्व लेना, ये हम शुद्ध समझते हैं कि हम इसका टेकिंग ओनरशिप लर्निंग, यह भी हमारा से। उपचारात्मक शिक्षण, देखिए यहाँ आपका आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक किसके द्वारा होता है? टीचर के द्वारा होता है, तो यहाँ यह कथन आपका गलत हो जाएगा। चूंकि यह पूछ रहा है कि स्वनिर्देशित सेल्फ, तो सेल्फ में यह टीचर की बातें नहीं होनी चाहिए। डी कह रहा है आपको कि शिक्षक उन्मुखी, तो यह भी आपका कथन गलत हो जाएगा। चूंकि शिक्षक उन्मुखी यह भी आपका टीचर ओरिएंटेड हो रहा है, तो यह कथन हमारा नहीं होगा। ई कह रहा है कि अधिगम का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, ये स्वयं को करना है कि हम किस प्रकार इसका एक्सटेंड करें, तो इस प्रकार हमारा कथन ए, बी और ई सही है। ऑप्शन हमारा ए, बी और ए, बी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिला देख लिया जाए, ये रहा सही आंसर ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है कि बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से, ये क्वेश्चन आपको रिपीटिंग हो गया, चलिए देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आए। भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रकम प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र, वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंग्लिश इसकी है। द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्पोररी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू accomplish complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with. इंग्लिश इसकी है। ऑप्शन ABCD में दिया गया है। ए, संयोगिक स्मृति। बी, कार्यशील स्मृति। सी, शब्दार्थ विषयक स्मृति और डी है अल्पकालिक स्मृति। एपिसोडिक मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, सेमांटिक मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा?
यहाँ आपका आ जाएगा कि भाषा बोध, अधिगम तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव वर्क के लिए कौन सा हमारा सही होगा, किससे संबंधित होगा, जो अस्थायी ग्राह्यता प्रकम प्रदान करने वाला मस्तिष्क वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर, प्रदत्त माने दिए गए समय पर केंद्रित करते हैं, वो होगा हमारा कार्यशील स्मृति। वर्किंग मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कर ले पहले। ये रहा सही आंसर। दस पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उदाहरण है। ए अधिगम का सकारात्मक अंतरण, बी अधिगम का नकारात्मक अंतरण, सी अधिगम का शून्य अंतरण, डी अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। इंग्लिश इसकी है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज former number, it is an example of A positive transfer of learning, B negative transfer of learning, C zero transfer of learning, D bilateral transfer of learning। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न बिल्कुल आनंददायी है, इसमें सीधा सा है कि हमारे दोस्त का मोबाइल नंबर बदल गया और उसके पुराने नंबर पर ही हम फोन कर दे रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ जो लर्निंग है बिल्कुल निगेटिव है, यहाँ कुछ भी मतलब नहीं हो पा रहा है। अधिगम का जो यह उदाहरण होगा यह नकारात्मक, निगेटिव। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर पर है। उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्ण आयोग की निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी। ए उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बी संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, सी सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी रूप में लिखा जाना चाहिए, डी अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए, ई भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश है इसके 11 नंबर पर। Which of the following were the recommendation of the Radhakrishnan Commission regarding medium of instruction in higher? A. The medium of higher education should be in regional language. B. Immediate steps should be taken to prepare scientific and technical technologies in federal language. C. All the federal language must be written in Devanagari script. D. International and scientific टर्मिनोलॉजिकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। इसमें चूज करना है, ABCD में हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हमारा सही होगा। उच्च शिक्षा में तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, कथन आपका सही है। संघीय भाषा में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी सही है। सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी रूप, यह भी सही है। तो ए, बी और सी हमारा ऑप्शन ए की ओर है। अंतरराष्ट्रीय और वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार क्यों किया जाएगा, इसलिए यह कथन हमारा गलत है। भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल नहीं, अंग्रेजी को कहाँ भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से हटाया गया, यह भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लैंसडाउन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इंग्लिश इसकी है, हु अमंग द फॉलोइंग enunciated a new policy on agriculture and created a central institute at पूसा। ए लॉर्ड रिपन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, ABCD में हमारा कौन सा होगा। तो कृषि पर जो नई नीति प्रतिपादित की गई जो पूसा में है केंद्रीय संस्थान के रूप में, वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन
सी हमारा सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था। ए, इसके गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। बी, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना। सी, गैर निष्पादनकारी संस्थानों की छटनी करना। डी, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। इंग्लिश इसकी है, फ्रॉम द 4th 5-year plan onwards द फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन वाज टू ए, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। बी, इनकरेज इट्स unrestricted expansion in public sector. C, weed out non-performing institutions. D, restrict the entry of private players into the field. सही विकल्प का चयन हमें करना है। कौन सा हो जाएगा? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में के बाद तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जो बातें हुई वह इसके सुधार करने के लिए, इसके गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उसके स्तर में सुधार करने के लिए, इसके क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इंप्रूव। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए, इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। ए, राष्ट्रवादी शिक्षा। बी, क्षेत्रीय शिक्षा। सी, पारंपरिक शिक्षा। डी, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए, ये सही आंसर ही है आपको, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। 2020 में नई प्रणाली का उद्देश्य रहा वैश्विक नागरिकता शिक्षा। ऑप्शन डी, पारंपरिक नहीं है, क्षेत्रीय नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, वैश्विक, ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक, अभी कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। कथन एक है कि पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन दो, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इंग्लिश है इसका कि रिप्यूटेड स्कॉलर्स पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट 2 है कि तक्षशिला वाज यूनिवर्सिटी नन फॉर द एजुकेशन इन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस स्पेशली मेडिसिन। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? कथन एक है कि पाणिनि और चाणक्य ये दोनों विद्वान जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, तो यह कथन गलत है। यह हमारा कथन गलत है। वही आपका कह रहा है कि तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। हाँ, यह तक्षशिला में जो है एजुकेशन इन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस स्पेशली मेडिसिन, तो हमारा कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सही विकल्प हमारा डी की ओर है। सही आंसर ये रहा आपका। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिसंबर 24 में टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से और हायर एजुकेशन से ये रिलेटेड थे। सेशन पर नए हैं तो इसे लाइक, कमेंट, सपोर्ट, शेयर करें और एक दूसरे का हौसला अफजाई कर सकें। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यहीं इसे बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।